गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। देखो बच्चों, शेर सुनाता हूँ एक। मैंने पिछली 2-3 वीडियो में सुनाया कि तूफानों से आंख मिलाओ, सैलाबों पे वार करो। तूफानों से आंख मिलाओ, सैलाबों पे वार करो। मल्लाहों का चक्कर छोड़ो, तैर के दरिया पार करो। पढ़ाई से इश्क, क्या कह रहा है? पढ़ाई से इश्क अगर खता है तो ये खता एक बार नहीं 100 बार करो। तो बच्चों, मेरा नाम मनीष कुमार, पढ़ा रहा हूँ आपको केमिस्ट्री क्लास 12 यूनिट 3 केमिकल काइनेटिक्स। और उसके 2 लेक्चर हमने देख लिए। फर्स्ट लेक्चर में हमने इंट्रोडक्शन पढ़ा था, क्या होती है, क्यों होती है, क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, सब कुछ हमने इंट्रोडक्शन में बहुत अच्छे से पढ़ा था। उसके बाद हमने रेट के बारे में एक लेक्चर लिया। आज थोड़ा सा उसी को आगे बढ़ाएंगे कि जो हमने रेट लिखा वो किस किस पे डिपेंड करता है, कौन कौन से वो फैक्टर है जो रेट को अफेक्ट करते हैं, और एक रेट लॉ क्या है, रेट एक्सप्रेशन क्या है, और लॉ ऑफ मास एक्शन क्या है, इसके बारे में आज थोड़ा सा पढ़ेंगे। तो स्वागत आप सभी का हमारे चैनल इंसेप्शन एक आरंभ में। आप बड़े बच्चे हो, आपको बताने की जरूरत नहीं होनी चाहिए कि आप चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आप चैनल सब्सक्राइब कर लोगे तो उससे क्या होगा कि आपको सारी वीडियोस टाइम पे मिलेगी। जो वीडियोस आपको नहीं मिल पा रही है, प्लेलिस्ट में आप सभी आराम से ढूंढ के पीछे का अगर कोई काम रह रखा है वो कर सकते हो। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री सभी को निपटा लेनी चाहिए। ये यूनिट भी नेक्स्ट वीक में हमारी खत्म हो जाएगी। छोटी सी यूनिट है, ज़्यादा कुछ है नहीं। टू द पॉइंट पढ़ाएंगे, टू द पॉइंट पढ़ना है। मेरा ये मानना है कि आप क्वेश्चन जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा करो। थ्योरी से सिलेक्टेड क्वेश्चन आते हैं कि यहाँ से आएगा, वो मैं कराऊंगा सारा बोर्ड पे। उसके अलावा जो क्वेश्चन आते हैं वो आते हैं रैंडम थ्योरी से मिक्स करके कि ये यहाँ से उठाए, ये यहाँ से उठाए। तो वो प्रैक्टिस हमारी क्वेश्चन प्रैक्टिस करने से होती है। अगर हम क्वेश्चन प्रैक्टिस किए बिना अच्छे से थ्योरी 3-4 बुक पढ़ के जाएंगे पेपर देने, हम कुछ नहीं हो पाएगा हमारा। क्वेश्चन प्रैक्टिस इज ए मस्ट बोर्ड के लिए। तो वो हेल्प बुक आएगी लास्ट में, वो सब हमने करना ही है। चलो बच्चों, तो आज का लेक्चर शुरू करते हैं। ये देखो, एक रिएक्शन दी हुई है, इसका आप सभी रेट लिख के दिखाओ। रेट कैसे लिखोगे? बताया था ना, ये क्या है? रिएक्टेंट। रिएक्टेंट का रेट क्या होता है? डिक्रीज। ये दोनों क्या है? ये दोनों प्रोडक्ट। ठीक है भाई। तो देखो कैसे लिखोगे रेट विद रिस्पेक्ट टू N2O5। N2O5 क्या लिखोगे? स्टोइकियोमेट्री है 2, तो क्या करोगे 1/2। क्योंकि रिएक्टेंट है तो कैसा साइन? माइनस का साइन। भाई स्टोइकियोमेट्री 2 है तो इसे डिवाइड करना ना। और डी कंसंट्रेशन ऑफ N2O5 डिवाइडेड बाय dt। ये डेल कर लो, डी कर लो। आप मैथ्स में ज्यादा अच्छे से बता दोगे कि डेल में कितना स्मॉल चेंज होता है, डी में और चेंज का अमाउंट का फर्क है। मतलब चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ N2O5 पर यूनिट टाइम, चेंज इन टाइम। तो ये तो हो गया विद रिस्पेक्ट टू O5। अब पूछेगी रेट विद रिस्पेक्ट टू NO2। लिखो भाई, क्या करोगे? अब ये प्रोडक्ट साइड है तो यहाँ पे कैसा आ जाएगा? प्लस का साइन। और स्टोइकियोमेट्री से डिवाइड करना है तो ये क्या आ जाएगा? डी NO2 डिवाइडेड बाय dt। ये हो गया NO2 के रिस्पेक्ट में। अब कभी रेट लिखो O2 के रिस्पेक्ट में। रेट विद रिस्पेक्ट टू O2, कोफिशिएंट कुछ है नहीं तो डी O2 बाय dt। ये हो गया हमने रेट। आज का हमारा टॉपिक है फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेट ऑफ रिएक्शन। पहली बात, पहला फैक्टर देखो समझेंगे, बाकी सब बुक में कहोगे तो मैं नोट्स बाद में दे दूंगा। अभी आप समझते रहो, और जितना बोर्ड पे लिखा जा रहा है उससे जितना आपको समझ में आ रहा है उतने नोट्स बनाते रहो। आप ये कहोगे कि नहीं सर हमें बहुत ही बढ़िया से करेक्ट नोट्स चाहिए, वो बाद में जब भी हम मिलेंगे आपको प्रोवाइड करा दिए जाएंगे या मैं आपको लिंक दे दूंगा। तो मान लो रिएक्शन का मतलब क्या है? अगर दो घरों में, दो परिवारों में लड़ाई हो रही है, दो परिवार लड़ाई कर रहे हैं, लड़ाई करके लाठियाँ वगैरह सब मार पीट के कुछ प्रोडक्ट बन गया। पहले हेल्दी थे, अब यहाँ किसी की टांग टूटी हुई है, किसी का हाथ टूटा हुआ है, किसी का सर फूटा हुआ है। ऐसा ही तो है। अब वो कह रहा है एक रिएक्शन है कि दो लोग हैं, लड़ लिए, प्रोडक्ट बन गया, हाथ पैर तोड़वा लिए। अब ये रिएक्शन किस पे डिपेंड करेगी कि भाई ये किस स्पीड से जाएगी, कैसे होगी, ये किस किन चीज़ों पे डिपेंड करेगी। तो बच्चों पहली सीधी सी बात है, जो लड़ने वाले हैं उनके नेचर पे कि वो कैसे हैं। अगर वो दोनों ही अटैकिंग टाइप है तो ज़्यादा टूट फूट होगी। एक बेचारा हल्का है, ज़्यादा लड़ाई वड़ाई में विश्वास नहीं रखता कि भाई पिट लिया और चुपचाप ठीक है, कम टूट फूट होगी। तो सीधी सी बात है, किस पे डिपेंड करेगा? पहला
कि नेचर कैसा है भाई इन रिएक्टेंट्स का, कि किस टाइप का नेचर है इनका, उस पर डिपेंड करेगी हमारी रेट ऑफ रिएक्शन। कि नेचर ऑफ रिएक्टेंट, नेचर ऑफ रिएक्टेंट, कि जो रिएक्टेंट है हमारा उसका कैसा नेचर है, पहली बात उस पर डिपेंड करेगी हमारी रेट ऑफ रिएक्शन। अगर वो अग्रेसिव है, अगर हमारे जो रिएक्टेंट है वो बॉन्ड्स बनेंगे जो उनके टूटने के बाद ज़्यादा स्टेबल है, तो वो जल्दी से रिएक्शन बनाएगा। मान लो इधर ये कमजोर है कुछ, मैंने एग्जांपल दिया था कि दो दोस्तों की जोड़ी है, दो जोड़ियां, अगर उनमें ये लग रहा है इस दोस्त की इसके साथ ज़्यादा अच्छी, तो फटाक से तोड़ के बना लेगा, रिएक्शन कर लेगा, यही तो होगा। तो नेचर ऑफ द रिएक्टेंट से मतलब हमारा ये है कि जो हमारे रिएक्टेंट हम लेंगे वो उनकी क्या करेक्टरिस्टिक्स, क्या प्रॉपर्टीज है, वो किस तरफ जाना चाहते हैं। अगर वो ज़्यादा अग्रेशन में जाना चाहते, बहुत ज़्यादा रिएक्टिव है, अगर ज़्यादा रिएक्टिव है तो बहुत जल्दी से रिएक्शन हो जाएगी। मैंने बताया था स्लो रिएक्शन, फास्ट रिएक्शन, मॉडरेट रिएक्शन। अगर बहुत ज़्यादा रिएक्टिव है तो बहुत फास्ट रिएक्शन हो जाएगी, पता भी नहीं चलेगा, नैनो सेकेंड्स में। अगर रिएक्टेंट्स थोड़े से कम है, मॉडरेट टाइप है, रिएक्शन धीरे होगी, स्लो होगी। और हो सकता है कुछ एक ऐसे हो कि बहुत सालों लग जाए। जैसे क्या है कि ये जो डायमंड बनता है ये कैसा है, ये रिएक्शन ही तो है कि कार्बन से ही तो डायमंड बनाते हैं। डायमंड इज नथिंग बट ए कोल अंडर सर्टेन टेम्परेचर एंड प्रेशर, कि जब एक कोयले को हम एक पर्टिकुलर टेम्परेचर और प्रेशर दे देते हैं तो वो डायमंड बन जाता है, यही तो है। बहुत स्लो प्रोसेस है, हजारों साल लग जाते हैं डायमंड बनने में। तो ये भी रिएक्शन है, वो तो रिएक्शन नहीं, ये केमिकल चेंज हो रहा है भाई, पहले कार्बन था अब क्या बन गया, डायमंड हो गया। तो जो हमारा पहला जो टर्म आएगी कि जिस पे हमारा रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड करेगा, फैक्टर्स अफेक्टिंग द रिएक्शन रेट है, वो है नेचर ऑफ द रिएक्टेंट पे। तो उसके अलावा जो सेकंड जो आएगा हमारा वो आएगा कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट, कि अब जो हमारी लड़ाई हुई है, कितने लोग हैं भाई, दो लोग हैं, मैन टू मैन लड़ाई है, तो दो ही टूटे फूटेंगे। अगर चार लोग लड़ रहे हैं, या दो लोग हैवी है, हेल्दी है, या 10 लोग लड़ रहे हैं, तो क्या होगा, ज्यादा टूट फूट होगी। तो कंसंट्रेशन, जितनी ज्यादा कंसंट्रेशन उतनी ज्यादा रेट ऑफ रिएक्शन। भाई जितने ज्यादा लड़ने वाले उतनी ज्यादा लड़ाई होगी, सीधी सी बात है। दो लोग पूरे ग्राउंड में छोटे धीरे धीरे लड़ेंगे, थक के भाग जाएंगे। 20 छोड़ दिए तो और ज्यादा लड़ेंगे, 100 छोड़ दिए, ग्राउंड भर दिया तो सब मार धाड़ होती रहेगी, पता ही नहीं चलेगा कब कहाँ रिएक्शन हो रही है, कब किसको टिक गया। तो ये क्या है, कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट, कि रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन पे रेट हमारा डिपेंड करेगा, कि रेट हमारा स्लो होगा या रेट हमारा फास्ट होगा, वो सब हमारा होगा कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट्स पे। तो ग्रेटर आर द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स फास्टर इज द रिएक्शन, आप आराम से कर सकते हो। और इसका उल्टा होगा, अगर आपको कम में लिखना चाहे तो लोअर विल बी द कंसंट्रेशन और लेसर विल बी द रेट ऑफ रिएक्शन। उसके अलावा भाई जो सबसे इंपॉर्टेंट आता है हमारा, एक होता है टेम्परेचर। टेम्परेचर का जो खेल होता है बहुत अच्छा होता है, क्वेश्चन आता है यहाँ से 1 नंबर में, टेम्परेचर। अगर आप लोगों ने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में मैंने बताया था, जैसे टेम्परेचर हम बढ़ाते हैं मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है, टेम्परेचर बढ़ाने से मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है। काइनेटिक एनर्जी अगर बढ़ेगी तो क्या करेगा, स्पीडली मूवमेंट होगी, फटाफट इधर उधर भागेंगे बहुत जल्दी। अब जल्दी भागेंगे तो जल्दी रिएक्ट करने की कोशिश करेंगे, ज़्यादा एक्साइटेड स्टेट में होगा, ज़्यादा स्टेबल होना चाहिए तो रिएक्ट कर जाएंगे। तो ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर रेट ऑफ रिएक्शंस इंक्रीजेज, पहली बात। और यहाँ पे एक फैक्ट है, एक मैथमेटिकल फैक्ट है कि एवरी 10 degree rise in temperature almost doubles the rate of reaction। मान लो ये हमारा कुछ हो रहा है 30 डिग्री सेल्सियस पे रेट ऑफ रिएक्शन हो रही है, और ये हो रहा है 15 सेकेंड में। क्या कह रहा है कि टेम्परेचर बढ़ाने से रेट ऑफ रिएक्शन तो बढ़े ही बढ़ेगी, सीधी सी बात है। आगे क्वेश्चन आएंगे इस पर 10 डिग्री वाले कॉन्सेप्ट याद रखना। 10 डिग्री जब भी टेम्परेचर बढ़ेगा तो ऑलमोस्ट डबल हो जाएगी हमारी रेट ऑफ रिएक्शन। अब मान लो वो कह रहा है 10 नहीं भाई, 10 डिग्री और बढ़ा दे, 40 होगी, 40 डिग्री सेल्सियस, तो ये हाफ हो जाएगी भाई, फास्ट हो जाएगी, 7.5 सेकंड में रिएक्शन होने लग जाएगी जैसे हमने टेम्परेचर बढ़ाया। तो हर एक रिएक्शन के ऊपर ऑलमोस्ट लिखा हुआ है, एक्सेप्शनल आर ऑलवेज देयर, कि किसी भी रिएक्शन पे जब हम 10 डिग्री सेल्सियस राइज करेंगे टेम्परेचर को तो वो रेट ऑफ रिएक्शन डबल्स कर जाएगी। ठीक है, हो जाएगा थर्ड पॉइंट। फोर्थ देखो,
एक होता है कैटलिस्ट। जैसे सोल्ट ब्रिज था ना सेल में, कि खुद वो कोई केमिकल रिएक्शन नहीं दे रहा था लेकिन न्यूट्रलिटी को मेंटेन कर रखा था, रिएक्शन का सर्किट पूरा कर रखा था। ऐसे एक कैटलिस्ट एक टर्म आती है, ये क्या करता है, ये खुद रिएक्शन में इन्वॉल्व नहीं होता, मतलब होता है केमिकल इन्वॉल्व। ऐसे होता है कि जैसे लड़ाई हो रही है उस ग्राउंड में, सब शांत खड़े हैं, अब कोई एक आएगा भड़काएगा और खुद निकल जाएगा, रिएक्शन होगी। और वो भड़काने वाला अगर कोई ज्यादा भड़काने वाला तो ज्यादा तेज होगी, कम वाला है तो कम तेज होगी। कैटलिस्ट इसको कहते हैं, कैटलिस्ट कि आके एक बार रिएक्शन को शुरू कराएगा, वो शुरू करा के, और उसकी जो एक्टिवेशन एनर्जी है कि पहले मान लो 4 गाली देने से कोई लड़ाई होने वाली थी, अब वो 2 गाली अगर किसी ने दी और वो आके कैटलिस्ट ने आके बता दिया कि तुझे ऐसे कहा, उसने ऐसे गाली दी, तो वो 2 गालियों में लड़ाई शुरू करा देगा। कोई भी रिएक्शन है बाद में बताएंगे। एक्टिवेशन एनर्जी ये होता है भाई, एक ग्राफ होता है इस टाइप का या फिर इस टाइप का, ये एक बैरियर होता है एक्टिवेशन एनर्जी का। ये मान लो रिएक्टेंट है, तो ये प्रोडक्ट बनाने के लिए यहाँ तक एनर्जी पहुंचनी चाहिए इस रिएक्टेंट की, तब ये प्रोडक्ट बनाएगा, या यहाँ से यहाँ। तो ये जो अमाउंट होता है हमारा रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की, जो थ्रेशोल्ड हमारी एनर्जी होती है, इस एनर्जी को कहते हैं एनर्जी जो हमें जरूरत होती है किसी भी रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करने के लिए, एक्टिवेशन एनर्जी। तो जो कैटलिस्ट होते हैं वो क्या करते हैं कि मान लो पहले हमें ये चाहिए थी, तो अब वो कैटलिस्ट आया तो अब इतनी चाहिए, बस 2 गाली दे दो, पहले 4 चाहिए थी 2, अब उसने ऐसे एक आग लगा दी कि वो 2 गालियों से ही पूरी रिएक्शन हो जाएगी। तो कैटलिस्ट, कोई रिएक्शन नॉर्मली मान लो हो ही नहीं रही, आराम से शांत खड़े हैं सारे, कोई रैली है नेता की, कुछ हो ही नहीं रहा, कोई नेता भड़काऊ नेता आया, उसने भाषण दिया और ऐसे जाति धर्म पे कुछ कुछ का रिएक्शन शुरू। वो किसका काम क्या करे, वो खुद वहां पे खड़ा है स्टेज पे, खुद वो नहीं आया, खुद उसने किसी को लठ नहीं मारे, लेकिन उसने मुंह से ऐसा कुछ किया कि लोग एक्साइट हो गए, उनकी एक्टिवेशन एनर्जी कम हो गई, उनके बढ़ गई वो मारने पीटने की टेंडेंसी। तो कैटलिस्ट का काम वही है कि डायरेक्टली वो रिएक्शन में खुद इन्वॉल्व नहीं होता, लेकिन वो रिएक्शन कराता है और उसकी रेट ऑफ रिएक्शन को कंट्रोल कर सकता है। तो कैटलिस्ट होते हैं रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ाने के लिए। जनरली हम पढ़ते हैं ऐसे कैटलिस्ट को कि वो रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता। कैटलिस्ट दोनों टाइप के होते हैं, रिएक्शन को स्लो करने के लिए भी होते हैं। जैसे कोई किसी ने भड़काया, दूसरा आके कोई मोटिवेशनल स्पीकर या कोई स्पिरिचुअल कोई ज्ञानी आदमी नेता आदमी आके शांत भी कर सकता है, लेकिन जनरली हम रिएक्शन को कभी स्लो नहीं करना चाहते, हम चाहते हैं कि फटाफट रिएक्शन हो, फटाफट काम हो। इसलिए हम ज्यादातर कैटलिस्ट को रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ाने के लिए पढ़ते हैं और ना कि घटाने के लिए। अब कई बार कैटलिस्ट है, कैटलिस्ट भी कम काम कर रहा है भाई, नहीं बन रही बात, उसके भड़क ही नहीं रहे लोग, 2-4 लोग भड़क रहे हैं, फिर क्या आएगा कैटलिस्ट को, कोई कैटलिस्ट को एक और कैटलिस्ट आएगा, उसको कहेंगे प्रमोटर, जो कैटलिस्ट को प्रमोट करेगा कि भाई और बढ़ा, कुछ कर, लड़ाओ इनको, इनकी बढ़ाओ एनर्जी, एक्टिवेशन एनर्जी घटाओ ताकि जल्दी लड़े, रिएक्शन ज्यादा हो, प्रोडक्ट ज्यादा ज्यादा बने, तो वो उसको कहते हैं प्रमोटर। तो कैटलिस्ट भी रेट ऑफ रिएक्शन को अफेक्ट करेंगे, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों होते हैं, हम पॉजिटिव ही पढ़ते हैं जनरली। उसके अलावा कैटलिस्ट हो गया। कैटलिस्ट के बाद जो हमारी नेक्स्ट टर्म आएगी भाई, वो आएगी सरफेस एरिया। देखो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टर्म है सरफेस एरिया, ये बस आज का लेक्चर ही पढ़ेंगे, लॉ ऑफ मास एक्शन बाद में पढ़ेंगे। सरफेस एरिया भाई, मान लो सरफेस एरिया से हम ये समझ सकते हैं, एक रिएक्शन है, उस रिएक्शन को हमने लगाना, मान लो आइस है हमारे पास, आइस पे हमने नमक डाला, बड़ा सा क्यूब आइस का, उस पर नमक डाल दिया। नमक क्या करता है भाई, पानी में नमक जाएगा, वो उसको डिग्रेड करना शुरू करेगा, तो धीरे धीरे आइस कटने लग जाएगी। अब क्या करो तुम, उस एक ब्लॉक आइस का, जो बहुत बड़ा ब्लॉक था, इतना बड़ा ब्लॉक था 1 मीटर क्यूब का, उसके 1000 टुकड़े बना दो भाई, उसके 1000 छोटे छोटे टुकड़े बना दो। पहले एक था, अब इसके 1000 छोटे छोटे बना दिए। पहले हमने इसके यहाँ नमक डाला, धीरे धीरे डिग्रेड करना शुरू हुआ, 2 घंटे 3 घंटे लग गए। अब ये 1000 टुकड़े बना दिए हमने, तोड़ दिया। क्या किया, देखो पहले ये 1 मीटर क्यूब का एक सरफेस था, ये 1 मीटर क्यूब, मतलब इसका सरफेस एरिया था 1 मीटर क्यूब इसका वॉल्यूम। अब इसको हमने तोड़ दिया। ये पेन है हमारा, ये पेन है, एक तो ये बंद है, इसको काट दें, ऐसे ऐसे काट दें, ऐसे ऐसे काट दें। अब देखो यहाँ तो एक ही सर्कल है, ये इतना ही सरफेस एरिया है ना टच में रिएक्शन के में, इधर इतना है। अब हमने इसके 1000 टुकड़े कर दिए, तो 1000 ऐसे बन गए ना दोनों साइड के,
क्या हुआ, ये सरफेस एरिया बढ़ गया। पहले ये केवल 2 थे, किधर एक इधर, अभी काट दी तो हर एक के 2 हो गए। कितना सरफेस एरिया बढ़ेगा। अब सरफेस एरिया जितना बढ़ेगा उतने ही मॉलिक्यूल्स जो हमारे रिएक्टेंट के होंगे आपस में कोलाइड करेंगे, आपस में कोलाइड करेंगे। यहाँ नमक डालेंगे, अब उतने ही ज्यादा नमक इस आइस के कांटेक्ट में आएगा। जो सरफेस एरिया हमने बढ़ाया, पहले केवल 1 मीटर क्यूब के कांटेक्ट में था, अब ये पता नहीं हजारों मीटर क्यूब हो गया। सरफेस एरिया बढ़ा दिया हमने, सबको खोल दिया। तो अब क्या होगा, मान लो कोई पेज हमारा, वैसे कि एक पेज को गोल करके रिएक्शन कराएं, आग लगाएं तो धीरे धीरे लगेगी। एक पूरे पेज को खोल के और नीचे आग लगा दे, एकदम से ब्रस्ट हो जाएगा, जल जाएगा, बर्न हो जाएगा। यही तो होता सरफेस एरिया। सरफेस एरिया जैसे ही बढ़ेगा रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ेगी भी। याद कर लेना, आपको कई बार लिखा होगा पाउडर्ड आयरन, रेनी निकल पाउडर्ड फॉर्म में, या कोई भी रिएक्शन इस पे पाउडर टर्म अगर आ गया तो इसका मतलब क्या होता है कि मान लो एक तो आप कुछ सोडियम है, सोडियम नहीं, कोई ये होता है जो रिएक्टेंट रिएक्शन कराते हैं तो उसमें कुछ डालते हैं हम, जो रिएक्शन को कंट्रोल करने के लिए रखते हैं। अब मान लो कार्बन का एक कोयला है, हमने एक तो कोयला ले लिया अकेला बड़ा सा, एक उस कोयले को पीस लिया। अब देखो, अब ये कोयला था इतना बड़ा, तो केवल इसके जो बाहर आउटर सरफेस के जो मॉलिक्यूल्स थे, इसके जो पार्टिकल्स थे, वो ही रिएक्शन में इन्वॉल्व हो रहे थे। लेकिन इसको जब हमने पीस दिया, इसके हजारों लाखों जो पार्टिकल, अब वो इंडिविजुअल हो गए, उन सबका इंडिविजुअल सरफेस होगा, ये भी करेगा, ये भी, ये भी, ये भी। जो अंदर थे, जो पहले नहीं कर रहे थे, वो भी बाहर आके करेंगे रिएक्शन में पार्टिसिपेट। तो रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेंगे तो सीधी सी बात है, रेट ऑफ कंसंट्रेशन एक तरह से बढ़ रही है। कह नहीं सकते हम कंसंट्रेशन, लेकिन आप समझ सकते हो, अगर ये कर रहे हैं तो ज्यादा सरफेस प्रोवाइड कर रहे हैं रिएक्शन को होने के लिए, ज्यादा जगह दे रहे हैं, तो ज्यादा जगह देंगे तो ज्यादा रिएक्शन होगी, ज्यादा मॉलिक्यूल्स कोलाइड करेंगे। तो जब भी सरफेस एरिया बढ़ेगा किसी भी रिएक्शन का, तो रेट ऑफ रिएक्शन है वो हमेशा बढ़ेगी। तो बच्चों, इस तरह से हमने ये ज्यादातर फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेट ऑफ रिएक्शन पढ़ लिया। अब देखते हैं वीडियो कितना लंबा जाता है। देखो, ज्यादा लंबी वीडियो में बनाने को आपको बना सकता हूँ, लेकिन अपने भी कुछ एक प्रॉब्लम्स होती है भाई। बहुत प्रोफेशनल सेटअप हमने कर नहीं रखा, बैकअप का सेटअप है, दिक्कत है। उसके अलावा अपलोडिंग का दिक्कत है कि 4-4 वीडियो रोज अपलोड करनी होती है, 3-4 GB डाटा, पूरा दिन लग जाता है। तो इस तरह से हम छोटी छोटी शॉर्ट वीडियोज में पढ़ें। एक और है, प्रेजेंस ऑफ लाइट भी होता है। 6th पॉइंट आप लिखना चाहो, ये होता है प्रेजेंस ऑफ लाइट, प्रेजेंस ऑफ लाइट। ये सारी चीजें मैं फोकस कर रहा हूँ आपको समझाने पे, आपके कॉन्सेप्ट डेवलप करने पे, कॉन्सेप्ट बिल्डअप करने पे। नोट्स बुक्स में सब कुछ लिखा हुआ है, आप वो पढ़ लेना, समझ यहाँ से लो, यहाँ 20 मिनट देख लो, जो अच्छा लगे लिख लो, नोट्स बना लो। जैसे 5 पॉइंट लिखे तो ये तो लिखने ही लिखने, इनके बारे में अगर डिटेल में आप कुछ समझ गए तो अपनी लैंग्वेज में लिख लो कि वे नेचर ऑफ रिएक्टेंट से क्या मतलब, हिंदी में लिख लो कि पढ़ो तो भी याद आ जाए। बाकी दुनिया भर की चीजें बुक्स में लिखी हुई है, वो आप पढ़ सकते हो, लेकिन यहाँ समझो एक बार मतलब क्या है। प्रेजेंस ऑफ लाइट का मतलब है, कुछ एक रिएक्शन होती है कि डार्क में रखते हैं, कहीं भी अंधेरे में रखते हैं, नहीं होगी, लेकिन जैसे ही लाइट उन पे आएगी, जैसे हम पढ़ते हैं बहुत जल्दी AgCl और AgPr, डिकम्पोजिशन रिएक्शन है, फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन, कि AgCl है और Ag और ट्वाइस Ag और Cl2 में टूटता है, ट्वाइस AgCl लेंगे H म्यू की प्रेजेंस में। डार्क में ये नहीं होता, तो ये होता लाइट की प्रेजेंस की। जब प्रेजेंस ऑफ लाइट आ जाती है, पहले रिएक्शन मान लो ये थी ट्वाइस AgCl रखा हुआ था और ये डार्क में, तो रिएक्शन हो ही नहीं रही थी। लेकिन जैसे हमने H म्यू लाइट में रखा, ये ट्वाइस Ag और Cl2 बन गया, यहाँ पे ये थोड़ा सा ब्लैकिश कलर हो जाएगा सिल्वर का। तो क्या हुआ, एक तरह से कोरोजन वाली रिएक्शन, डिकम्पोजिशन। तो प्रेजेंस ऑफ लाइट भी अफेक्ट कर सकती है रेट ऑफ रिएक्शन को। तो बच्चों, आज के लेक्चर में इतना ही पढ़ेंगे, क्योंकि ये रेट लॉ एक्सप्रेशन और लॉ ऑफ मास एक्शन थोड़े से लेंदी है और जल्दी कराने का मेरा कोई मन नहीं है। मैं आपको बहुत अच्छे से पढ़ाना चाहता हूँ, टू द पॉइंट पढ़ाऊँ और अच्छे से आपको समझ में, इतना यही मेरा मकसद है। तो आज के लेक्चर में इतना ही खत्म करते हैं, और आप चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने सभी यार दोस्तों को बता दीजिएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।